नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका चैनल पे। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम पढ़ेंगे 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था, उससे रिलेटेड जो भी पर्सनालिटीज़ थीं, उनके बारे में। तो ये हमारा यूपी पीसीएस में एक अलग से टॉपिक है मेंस के लिए, यूपी की पर्सनालिटीज़, हिस्टोरिकल फिगर्स, उसमें भी कवर हो जाएगा और जो हमारे लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होता है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो शख्सियत का जो हम नाम उठाएँगे, वो ये वाला पहले एरिया मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, वेट, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये, इस एरिया को पहले रोहिलखंड कहा जाता था। रोहिलखंड, यहाँ के पठान, ठीक है ना? तो इस एरिया में किन-किन क्रांतिकारियों ने लोहा लिया है, ज़रा देखते हैं। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमें पता है ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से, फिर ये पहुँच गया था दिल्ली, तो ये रीजन, ये जो रोहिलखंड का एरिया है, ये उसके पास में ही है, ठीक है ना? जैसे उसके पूर्व में, तो इस वजह से इस एरिया को इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो पर्सनालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, वो बिलॉन्ग करते हैं बरेली से आते हैं। कहाँ से? बरेली से। और इनका नाम है खान बहादुर खान। खान बहादुर, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखें। बरेली से आते हैं खान बहादुर खान। आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बस लिखते चले जाना है। चलिए, अब खान बहादुर खान, सबसे बड़ी बात ये है कि जनरली ये रिटायर्ड जज हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उस समय, ये रिटायर्ड जज थे। और चूंकि रिटायर्ड जज थे तो फिर ये क्या थे, उस समय ये पेंशनर भी थे। पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये पेंशनर थे। तो दो फैक्ट तो आपको याद रखने हैं कि रिटायर्ड जज भी थे और ये पेंशनर भी थे। इसके अलावा आप अगर देखा जाएगा तो इन्होंने लगभग 30,000 की सेना तैयार कर ली थी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में, 1857 रिवोल्ट में लड़ाई करने के लिए। और जब हम देखेंगे कि टाइम के बाद जब लड़ाई चल रही थी और फाइनली जब इनको सरेंडर करना पड़ा, तो फिर ये कहाँ पे चले गए थे, ये भागकर कहाँ पे चले गए, नेपाल। तो देखो, अब एक चीज़ आप याद रखो, आप आपको एग्जाम में रहेगा नेपाल चलेगा या म्यांमार चलेगा, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ के जितने भी, सीधी सी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी क्रांतिकारी हैं 1857 रिवोल्ट में, वो भाग के कहाँ पे गए थे, नेपाल। क्यों? क्योंकि नेपाल ही पड़ोसी देश है। अब खान बहादुर खान के बारे में अगर बात करें तो एक जगह पर इनके ग्रैंडफ़ादर का नाम दिया गया है कि इनके ग्रैंडफ़ादर का नाम क्या है, ये डिटेल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम है हाफ़िज़ रहमत खान, ठीक है? तो ये इनके ग्रैंडफ़ादर का नाम हो गया। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम बात करेंगे बिजनौर के इलाके से। बिजनौर अगर बात करेंगे तो बिजनौर में भी, और बिजनौर में जो है, यहाँ पर ये रोहिल्लास का शासन है। अब उतना ज़्यादा पावरफुल वो नहीं रह गए जब 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे नाम है इनका बख्त खान। ठीक है? तो बी से बख्त खान और बी से होता है बिजनौर। इनके बारे में अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें, तो ये जनरली सूबेदार हुआ करते थे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सूबेदार ईस्ट इंडिया कंपनी में, ऐसा इन्होंने सूबेदार के तौर पे सर्व किया हुआ था। ठीक है? जबकि ये जो है खान बहादुर खान, ये रिटायर्ड जज हुआ करते थे। तो दोनों में अंतर है, जज में अंतर है, ठीक है? तो जो बहादुर था वो जज था और जो बख्त खान था वो बेदार था, सूबेदार था। इसके अलावा इन्होंने असिस्ट किया था किसको? प्लस का साइन का मतलब है मदद की थी किसकी? बहादुर शाह जफर के अंडर, बहादुर शाह जो जफर थे, इनके अंडर इन्होंने लीड किया था। ऐसा कमांडर इन चीफ के तौर पे, इनके कमांडर इन चीफ, इनकी सेना में कमांडर इन चीफ का रोल प्ले किया और रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट में जो भी विद्रोही थे उनका समर्थन किया। इसके अलावा फाइनली सितंबर 1858 में जब दिल्ली सीज कर लिया गया, दिल्ली को सीज कब किया गया था, इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो फिर ये भागने में कामयाब हो गए, ये एस्केप हो गए, भाग गए वहां से। कहाँ से भाग गए? इस रीजन से भाग गए, दिल्ली से। तो भाग के ये जो शाहजहांपुर या अवध का रीजन दिख रहा था, यहाँ पर उन्होंने अपनी गतिविधियों को कंटिन्यू रखा। तो दो हमने देख लिए हैं, दो लोगों को, और जो रोहिलखंड के रीजन से दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, एक खान बहादुर खान और दूसरे का नाम है बख्त खान, इनको हमने देखा है। ठीक है? तो खान बहादुर खान बिलोंग करते हैं बिजनौर से, जबकि सॉरी, बख्त खान बिलोंग करते हैं बिजनौर से, जबकि खान बहादुर खान बरेली से। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा
लखनऊ को या अवध के रीजन में जो लोग भी एक्टिव थे उनके बारे में। तो अवध के रीजन में तो सबसे पहले हम जिनको पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लखनऊ से बिलोंग करने वाले। और लखनऊ से बिलोंग करने वाली कौन? बेगम हजरत महल को। बेगम हजरत महल के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो ये वाइफ हुआ करती थी किसकी? नवाब वाजिद अली शाह। किसकी वाइफ थी ये? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब जो वाजिद अली शाह थे ये लास्ट नवाब थे कहाँ के? लखनऊ के ये लास्ट नवाब थे। उसके बाद अब ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई है? मतलब आखिर लखनऊ ने क्यों पार्टिसिपेट किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 में? बेगम हजरत महल को क्यों शस्त्र उठाने पड़े? तो उसका कारण है आउटरम रिपोर्ट। आउटरम रिपोर्ट में आउटरम रिपोर्ट को आधार बनाकर, ठीक है, आउटरम रिपोर्ट में आधार बनाया गया किसको? कुशासन को, कि भाई यहाँ पे शासन अच्छा नहीं चल रहा है। कुशासन आधार बनाकर इसका मर्जर कर लिया जाता है। मर्जर का मतलब है विलय कर लिया जाता है अवध का किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में। और यही बड़ा कारण बना कि इसने बेगम हजरत महल ने यहाँ पर शस्त्र उठाए। लेकिन बेगम हजरत महल ने शस्त्र उठाए तो क्या ये शासका थी? नहीं। उस समय शासका कौन थे? ये गार्जियन हुआ करती थी उस समय, यानी कि संरक्षिका ऑफ ब्रिटिश कादर। ब्रिटिश कादर कौन था? ब्रिटिश कादर जो था वो ये जो है बेगम हजरत महल इन्हीं का अल्पवयस्क कह सकते हैं पुत्र हुआ करते थे। ठीक है। अब इनका एक टाइटल हुआ करता था। बेगम हजरत महल को एक हम और नाम से बुलाते हैं, इनका नाम है महक परी। क्या नाम है? महक परी। तो ये इनका टाइटल ये भी याद रखिए कि महक परी किसको बुलाया जाता था? बेगम हजरत महल को। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। बेगम हजरत महल वाइफ हुआ करती थी नवाब वाजिद अली शाह की, जो कि लास्ट नवाब थे लखनऊ के। आउटर रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया जाता है डलहौजी के द्वारा। और ये जनरली जो बेगम हजरत महल थी इनकी एक उपाधि थी महक परी। और जब ये युद्ध हुआ तब उस समय ये अपने पुत्र अल्पवयस्क पुत्र यानी कि ब्रिटिश कादर की जो बागडोर है वो संभाल रही थी। ठीक है। तो एक तो ये हो गया अवध से रिलेटेड। इसके अलावा अवध से रिलेटेड हमारे पास जो दूसरा जो व्यक्ति आएंगे वो आएंगे आज के फैजाबाद से। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये मैं आपको जूम करके, ये अयोध्या वाला रीजन देखिए आप। ये अयोध्या है। इसी को उस समय फैजाबाद बोला जाता था। तो इसी रीजन से अब आते हैं तो हमने इसी को मान लिया फैजाबाद से। और इन शख्स का जो नाम है वो है मौलवी अहमदुल्ला। क्या नाम है? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। या एक और इनका नाम था, इन्हीं को सिकंदर शाह के नाम से भी जाना जाता था। मौलवी अहमदुल्लाह को ही सिकंदर शाह के नाम से भी जानते थे। तो हमें इनके दोनों नाम पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने नाना साहिब की मदद की। अब नाना साहिब कौन थे? तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाना साहिब कानपुर के, जो कानपुर नगर है, जो कानपुर का रीजन है, यहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट विद्रोहियों का झंडा लहरा रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स का सबसे खतरनाक जो दुश्मन, कट्टर दुश्मन था, वो मोहम्मद अहमदुल्ला ही थे। मौलवी अहमदुल्ला थे। इनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपए की बाउंटी यानी कि 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि 5 जून 1858 को इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ हुई कैसे? तो ये भी पता होना चाहिए। पोवैया के जो राजा थे, पोवैया के राजा, और इनका जो नाम था वो नाम था जगन्नाथ सिंह। पोवैया के राजा जगन्नाथ सिंह ने गोली मार दी थी। गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ठीक है। तो इनके जो डेथ होने का कारण था मौलवी अहमदुल्ला का, इस वजह से ये बड़ा रीजन रहा। अब यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हम अवध के रीजन से जब हम बात कर ही रहे हैं अवध के रीजन की, तो अवध के रीजन में हम एक व्यक्ति को और देखेंगे। ठीक है ना? और वो व्यक्ति का नाम हुआ बरकत अहमद। अवध के रीजन में ही, मतलब यहीं इसी सॉरी लखनऊ में ही देख लो आप। लखनऊ के रीजन में ही एक लोगों को हम और देखेंगे। लखनऊ में ही नाम होगा बरकत अहमद। बरकत अहमद का इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक बैटल हुआ था 30 जून 1857 को, बैटल ऑफ चिन्हट।
ये एनसीईआरटी में गिवन है बैटल ऑफ चिन्हट में बरकत अहमद उल्लाह ने इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने डिफीट कर दिया था किसको, ही डिफीटेड हेनरी लॉरेंस को, इसको हेनरी लॉरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये हमने बात कर ली है लखनऊ के बारे में। तो अवध के क्षेत्र में हमें 3 पर्सनालिटीज को याद रखना है। एक तो बेगम हजरत महल को, दूसरा मोहम्मद अहमदुल्लाह को, तीसरा बरकत अहमद को। अब अगर हम इनकी बात करें, मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हमें लिखना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि मालेसन जो ब्रिटिश था, अंग्रेज था, उसने इनको सच्चा देशभक्त कहा था। किसको? मौलवी अहमदुल्लाह, सच्चा देशभक्त। ये मौलवी अहमदुल्लाह को ही कहा गया है मालेसन के द्वारा। तो ये चीज़ हमने देख ली है। तो अब कानपुर की जन में हम जिस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, उनका नाम है नाना साहब। नाना साहब, या इन्हीं को हमें पता है, हम लोग इनको धोंदू पंथ के नाम से भी जानते हैं, जो कि इनके रियल नेम था धोंदू पंथ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कानपुर में विद्रोह की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है विद्रोह की, जो स्टार्टिंग है विद्रोह की तारीख हमें याद रखना बहुत जरूरी है कानपुर की। तो वो है 5 जून 1857। ठीक है। अब नाना साहब के एक मंत्री हुआ करते थे, कह सकते हैं आप, उनके सलाहकार हुआ करते थे। इनके जो सलाहकार थे, उनका नाम था अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान। अब ये कहा जाता है कि यही जो अजीमुल्ला खान है, जब जनरली क्रांति दूत के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है ना, ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? क्रांति दूत, ठीक है ना। तो ये, अब ये ऐसा क्यों था, क्रांति दूत के नाम से क्यों प्रसिद्ध थे? तो पहला तो ये है कि नाना साहब के सलाहकार थे अलीमुल्ला खान। तो जब ये लंदन में एक बार गए थे, तो इन्होंने सतारा, एक जगह है सतारा, तो सतारा के अपदस्थ राजा थे, उनके सलाहकार थे रानोजी बापू। रानोजी बापू, तो कह सकते हैं कि दो सलाहकारों ने, एक तो रानोजी बापू और दूसरा अलीमुल्ला खान ने, रियल में इन दोनों ने ही मिलकर लंदन में ये योजना बनाई थी 1857 इस प्रकार का किसी एक रिवोल्ट करने की, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि नाना साहब बाद में, नाना साहब ने जब सरेंडर किया तो फिर ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये भी नेपाल चले जाएंगे, ठीक है। और अभी तक हमें ये भी पता है कि जनरली ब्रिटिशर्स के पेंशनर हुआ करते थे उस समय, और ये पेशवा से बिलोंग करते थे, पेशवाई से, ठीक है। नाना साहब के बाद दूसरा हम जो पर्सनालिटी यहाँ पर देखेंगे, वो देखेंगे हम तात्या टोपे को। तात्या टोपे, अगर हम तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे नाना साहब की सेना के कमांडर हुआ करते थे, ये हम सबको पता है। तो ये भी, ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लो, कमांडर ऑफ नाना साहिब। अच्छा, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि समय है 27 जून 1857। एक घटना हुई है सती चोरा कांड की घटना, सती चोरा घाट, सती चोरा घाट घटना, ऐसे मान लो। अब इस घटना में हुआ ये है कि विद्रोहियों ने किसको यहाँ पर डिफीटेड या मार डाला था, ठीक है ना। यहीं पर एक इंग्लिश कमांडर था, इंग्लिश कमांडर, नाम था विंडहम। क्या नाम था उसका? विंडहम की हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। और उसमें इस जो आंदोलन को यहाँ पर जो सैनिक हैं उनको लीड कर रहे थे स्वयं तात्या टोपे। अब तात्या टोपे ये भागकर कहाँ पे चले गए थे? शिवपुरी में, ठीक है ना। शिवपुरी में चले गए और फाइनली 18 जून 1858 को शिवपुरी में ही इनको क्या फांसी दे दी गई। फांसी क्यों दे दी गई? जब ये शिवपुरी में वहां पे अपना आवास पे थे, तो उस समय हुआ ये था कि ये जो सिंधिया थे, सिंधिया है ना, मैं ये चीज आपको यहाँ पे रफ बता दे रहा हूँ। सिंधिया, सिंधिया के सामंत था एक मान सिंह। सिंधिया का सामंत का नाम था मान सिंह। मान सिंह ने ही दगाबाजी करती और अंग्रेजों को खबर कर दी थी कि कौन? तात्या टोपे यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मान सिंह
की धोखेबाजी के कारण, मानसिंह धोखेबाज ऐसा लिख लो, ठीक है, मानसिंह धोखेबाज, उससे हमारा रेफरेंस समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब झांसी की रानी की डेथ यहाँ पर ग्वालियर में हो गई थी, झांसी की रानी की डेथ ग्वालियर में हो गई थी, उस समय कानपुर से लेकर ये जो जालौन कालपी का जो पूरा एरिया है, बुंदेलखंड ये वाला, यहाँ पर तात्या टोपे ने ही इस चीज़ को संभाल के रखा था। तो यहाँ पर इनका लिख लिया ना कौन कौन से एरिया में इनका वर्क कहाँ कहाँ पे था। एक तो कानपुर में, ग्वालियर में, झांसी में और जालौन, इन एरियाज में ये क्रांति को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो तात्या टोपे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो बात करेंगे अपने इस सेशन में, ये हम बात करेंगे झांसी के बारे में। किसके? तो झांसी में कौन? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सबसे पहले। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे तो इनका जो बचपन का नाम था वो था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। और जन्म अगर वाराणसी में हुआ तो हमें ये पता है वाराणसी में एक मणिकर्णिका घाट भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें बैटल झांसी में कब स्टार्ट हुआ है झांसी में, तो स्टार्ट हुआ है 4 जून 1857 को। अब दो चीज़ें याद रखना कि झांसी में और लखनऊ में दोनों जगह पर, चाहे हम झांसी की बात कर रहे हैं ये, और चाहे हम बात कर रहे हैं ये लखनऊ, यहाँ पर दोनों 4 जून 1857 एक ही तारीख को स्टार्ट हुआ। ये तारीखें बार बार पूछी गई हैं पिछले एग्जाम्स में, ठीक है ना। इसके अलावा हमें ये पता है 18 जून 1858 को इनकी डेथ होती है। और इनकी जो समाधि बनी है वो कहाँ पे बनी है? ग्वालियर में। और किससे लड़ते हुए डेथ होती है? तो आंसर इज ह्यूज व्हीलर, ह्यूज रोज। और ह्यूज रोज ने यहीं पर एक कथन कहा था, सी इज मैन एमंग म्यूटिनियर्स, यानी कि विद्रोहियों में ये मर्द है। ठीक है, तो ये जो तारीख है 4 जून 1857 को लड़ाई स्टार्ट हुई, 18 जून 1858 को लड़ाई खत्म हो गई। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रानी के एक इनकी सहयोगी थी, नाम थी झलकारी बाई। नाम क्या था? झलकारी बाई। अब जो झलकारी बाई थी इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन इतनी है कि इनका जो हुलिया है लगभग रानी की लक्ष्मीबाई जैसा दिखता था, अपीयरेंस, बॉडी फिजिक। तो इन्होंने जब ब्रिटिशर्स रानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहे थे तो रानी झलकारी बाई ने अंग्रेजों को अपने पीछे लगा लिया। इस प्रकार से अपनी जान को रिस्क किया और रानी की जान बचाने के लिए। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो बात करेंगे गोरखपुर के रीजन की, ठीक है ना, तो क्योंकि गोरखपुर में भी क्रांति का बिगुल फूंका गया था। तो गोरखपुर के रीजन में कौन सबसे एक्टिव मेंबर था वो हम देखेंगे। गोरखपुर में अमीर शहीद बंधु सिंह, क्या नाम था? अमर शहीद बंधु सिंह, अमर शहीद बंधु सिंह, ठीक है ना। और ये डुमरी एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो ये पूछा जा सकता है कि गुरिल्ला टैक्टिक्स में कौन सा जो क्रांतिकारी था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो ये हमने बात कर ली कहाँ की? गोरखपुर की। अब हम बात करेंगे प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो पर्सनालिटी हम देखेंगे यहाँ पर, वो लड़ रहे थे मौलवी लियाकत अली। कौन? मौलवी लियाकत अली, ठीक है। मौलवी लियाकत अली 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया हुआ था वो बनाया था खुसरो का बाग। कहाँ पे? खुसरो का बाग। अब दो चीजें याद रखना है। अभी खुसरो कौन है? खुसरो याद करो, खुसरो का विद्रोह हुआ था 1623 में, शाहजहां जहांगीर के जो हम वो पढ़ते हैं मिडिवल इंडिया को। तो खुसरो का बाग भी कहीं पर स्थापित है, यहीं प्रयागराज में ही स्थापित है। और ब्रिटिशर्स यहाँ पर कौन था? कर्नल नील के विरुद्ध में था, ठीक है। चलिए ये चीजें हमने देख ली। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये कि जो मौलवी लियाकत अली हैं, ये
मतलब मुंबई हाइड हिडन इन मुंबई। मुंबई में ये लगभग, जैसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ऐसे ही इनको 14 वर्ष तक ये मुंबई में छुपे रहे। हालांकि बाद में इनको कारावास हुआ। कारावास यानी कि इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो मौलवी लियाकत अली के बारे में बात करें, 1857 में रिवोल्ट के लीडर थे। कहाँ से? प्रयागराज से थे। हेडक्वार्टर बनाया था खुसरो का बाग में। कर्नल नील के विरुद्ध लोहा ले रहे थे और मुंबई में 14 वर्ष तक इनका वनवास रहा, छुपे रहे और अंत में इनको ब्रिटिश ने पकड़ के कारावास के लिए भेज दिया था। ठीक है, अब जब हमने ये देख लिया है प्रयागराज, तो प्रयागराज के पास एक जगह है प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के बारे में जरा हम देख लेते हैं। प्रतापगढ़ में लाल प्रताप सिंह नाम है, एक पर्सनालिटी है। क्या नाम है? लाल, सॉरी, लाल प्रताप सिंह, राइट। ये कालांकर के राजा हैं। कालांकर प्रतापगढ़ में एक जगह है कालांकर। ये कालांकर के राजा थे। इन्होंने भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में भाग लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ चंदा। बैटल ऑफ जो चंदा है वो इन्हीं के द्वारा लड़ा गया था। तो एक तो दो याद रखना, एक बैटल ऑफ चिन्हट और दूसरा बैटल ऑफ चंदा। ठीक है, अब हम देखेंगे इस रीजन को तो हम देख ही चुके हैं। अमर शहीद, हाँ। अब हम देखेंगे मेरठ के रीजन में, है ना? कहाँ का रीजन होगा हमारे पास? मेरठ। इस ये मेरठ आपको दिख रहा है ये। तो इस रीजन से हमारे सामने आएंगे एक शख्सियत है, नाम है कदम सिंह। क्या नाम है? कदम सिंह। कदम सिंह की बात करेंगे तो ये राजा पारीक्षितगढ़ और मवाना, इनको पारीक्षितगढ़ और मवाना के राजा। ठीक है, बस इतना ही कंट्रीब्यूशन का याद रखना है। अब मेरठ हो गया है तो फिर हमें एक नाम देखना पड़ेगा मथुरा। मथुरा में सचदेव देवी सिंह। ठीक है, मथुरा में देवी सिंह को बहादुर शाह जफर ने इनको मथुरा का बहादुर शाह जफर डिक्लेयर्ड हिम, क्या डिक्लेयर कर दिया था इनको? किंग ऑफ मथुरा। सॉरी, किंग नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, किंग वर्ड सही नहीं है इंग्लिश में। राजा ऑफ मथुरा, इनको क्या डिक्लेयर कर दिया था? राजा ऑफ मथुरा के राजा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। अ, अब यहीं पर हम अगर देखेंगे मेरठ में ही, सॉरी, मेरठ में एक लोगों का नाम और मिलता है हमें मेरठ में। वो नाम है धन सिंह गुर्जर। क्या नाम है इनका? धन सिंह गुर्जर। इनको एक टाइटल मिला था कोतवाल ऑफ मेरठ का। इनको कहा जाता था कोतवाल ऑफ मेरठ। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है। तो अब जो भी चीज़ें हैं, आई होप आपने नोट किया होगा, चीज़ें समझ में सही से आई होंगी। अब इन दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं, तो डिटेलिंग हमने करी नहीं। ठीक है, तो बस। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक पॉइंट आप और लिख लो। इनको महल परी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महल परी। जबकि अगर आ जाए महक परी, महक परी, महक परी जो अवध की बेगम थी, बेगम हजरत महल, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया। महक परी बेगम हजरत महल। ठीक है, हजरत महल के लिए। और महल परी रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ठीक है, तो बस इतनी इतने टोटल कितने पर्सनालिटीज हो गए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, अब यहाँ पे जब हमने इतना डिस्कस किया है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटीज थे उनके बारे में तो हम भूल ही गए हैं। वो भी बलिया के, और जिनके कारण ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, वो कौन नाम थे? बताइए। ईश्वरी पांडे? नहीं, मंगल पांडे। नाम क्या है? मंगल पांडे। ये क्या थे? सोल्जर हुआ करते थे बैरकपुर 34 इन्फेंट्री में।
ठीक है? और वो सारी घटनाएँ आपको पता है किस तरीके से इन्होंने जो राइफ़ल थी जिसमें कार्ट्रिजेस डाले जाते थे, जिसकी चर्बी से बने होते थे, वो सब मना कर दिया और 2 अंग्रेज़ अफ़सरों की इन्होंने हत्या कर दी थी। वो सब इंसिडेंट्स तो बताने की ज़रूरत है नहीं किसी को भी। बस इनकी जो तारीख़ याद है फांसी, इनको तो फांसी हुई थी वो तारीख़ बहुत ज़रूरी है। वो है 18 अप्रैल और 1858 को इनको फांसी हुई थी, ठीक है? और ऐसे याद रख सकते हो उनकी तारीख़ रेफ़रेंस में कि 18 अप्रैल 1858 को उनको फांसी हुई, उसके ठीक 1 महीने और 2 दिन के बाद यानी कि 10 मई 1858 को क्रांति स्टार्ट हो गई थी। अब याद रखना कि मंगल पांडे के साथ में एक व्यक्ति और थे, ईश्वरी प्रसाद पांडे। ईश्वरी प्रसाद पांडे, इनको भी मंगल पांडे के साथ फांसी हुई थी, ये याद रखना। ठीक है ना? लिख लेना मंगल पांडे के साथ इनको भी फांसी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो हमने देखा। आप चाहें ऐसे मैप बना के लिख सकते हो और फिर आप चाहें तो लिस्टिंग करके भी आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कुछ कमेंट्स भी करिए जिससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। हाँ, और कुछ आपको कोई और टॉपिक चाहिए है यूपी जीके से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन कमेंट मी इन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।